Thus the years passed. तो ऐसे कई साल बीत गए. The village became a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at the railway station. तो अब जो गांव था वो एक छोटा नगर बन चुका था. जो छोटा सा प्राथमिक विद्यालय था वो अब हाई स्कूल बन गया था. वहाँ अब एक सिनेमा था टिन शेड के नीचे और एक कॉटन गिनिंग मिल भी वहाँ पर मतलब गांव में था. तो कॉटन गिनिंग मिल क्या हुआ, वो कारखाना जहाँ पर कि कॉटन और उसके सीड्स को अलग किया जाता है. तो गिनिंग का मतलब ही होता है सेपरेट करना कॉटन को और उसके सीड्स को, रॉ कॉटन को सीड से सेपरेट करना. मेल ट्रेन अब रेलवे स्टेशन पर उनके रुकने लगी थी. अब मेल ट्रेन क्या होती है, तो डाक ले जाने का ये ट्रेन काम करती है. पुराने ज़माने में एक लाल रंग का डब्बा होता था जिसमें कि डाक होती थी. दूर के इलाकों में इससे डाक को पहुंचाते थे मेल ट्रेन से. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" एक रात खाने के बाद रामलाल अपनी पत्नी से कहते हैं, तो क्या मैं बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? तो प्रस्ताव क्या है इस बिशंबर नाम के व्यक्ति का, चलिए देखते हैं. Yes, certainly, his wife said. Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. हाँ बिल्कुल, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए. और भोली तो किस्मत वाली होगी ऐसे धनी दूल्हे को पाकर. वेल टू डू मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो कि समृद्ध हो, पैसे वाला हो. उसकी बड़ी सी दुकान है, खुद का घर है, और मैंने सुना है कि कई हजार बैंक में भी है. तो ये सब होना भोली की मम्मी के लिए उनकी नज़र में काफ़ी है. एक अच्छे दूल्हे को इन सब चीज़ों के होने से वो आंकती हैं. और तो और वो दहेज भी नहीं मांग रहा, डाउरी भी नहीं मांग रहा. तो ये सारी अच्छी बातें हैं. तो अगर इससे वो शादी कर लेगी इस व्यक्ति से, तो वो तो बहुत किस्मत वाली होगी, भोली कही जाएगी. That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. हाँ तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन उम्र में वो ज़्यादा यंग नहीं है, जानती हो, लगभग मेरी ही उम्र का है. और वो लंगड़ाता भी है. He also limps. उसके साथी जो बच्चे हैं पहली पत्नी से, वो भी काफ़ी बड़े हैं. तो अच्छी बातें गिना रही थी बिशंबर की उनकी वाइफ, लेकिन जो रामलाल हैं इनके मन में ये बातें कि वो लंगड़ा है, वो यंग नहीं है, और उसकी पहली पत्नी से बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं, ये सारी बातें चल रही हैं उनके मन में. और इसकी वजह से ही इज़ हेजिटेटिंग कि ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना सही होगा या नहीं. So what does it matter? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man. We are lucky that he is from another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. तो क्या हुआ, उनकी वाइफ जवाब देती है, बोलती है 45 हो या 50, एक आदमी के लिए ज़्यादा उम्र नहीं होती है. हम तो अच्छी किस्मत वाले हैं कि वो दूसरे गांव का है और उसे भोली के जो चेचक के निशान है उसके बारे में और उसकी बुद्धिहीनता के बारे में पता नहीं है. ये तो हमारे लिए अच्छा है. अगर हम उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे तो शायद भोली पूरी ज़िंदगी कुंवारी रह जाए, अनमैरिड रह जाए. Yes, but I wonder what भोली will say. हाँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी. तो शादी तो भोली की होनी है ना, तो
ये सारी बातें जब भोली को पता चलेगी तो भोली को कैसा लगेगा, ये वो सोच रहे हैं उनके पिताजी रामलाल। वॉट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम्ब काउ। तो उनकी माँ कहती है कि वो ना समझ क्या कहेगी, वो तो मुँह गाय जैसी है ना। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। तो अपने आप में ही रामलाल धीमे से कहते हैं, शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद तुम सही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. तो आंगन के एक दूसरे कोने में भोली लेटी हुई थी, जागी थी अपने बिस्तर पर और सुन रही थी अपने माता पिता की वो धीरे धीरे से हो रही बातचीत को। Bishambar Nath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ram Lal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. तो बिशंबर नाथ के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक अच्छा पंसारी था, ग्रोसर। वो एक बड़ी बारात के साथ, बड़े झुंड के साथ आया दोस्तों और रिश्तेदारों के अपनी शादी में। तो शादी में आपने देखा होगा कि बैंड वाले होते हैं, है ना। वो बजा रहे थे एक लोकप्रिय धुन, एक भारतीय फिल्म की, और बारात में आगे चल रहे थे। ये प्रोसेशन मतलब क्या हुआ, जो धीरे धीरे एक काफिला चलता है ना लोगों का, तो यहाँ पे वो हो गया क्या, बारात। तो उसी को यहाँ प्रोसेशन कहा जा रहा है। और ब्राइड रूम जो था यानी कि दूल्हा, वो एक सजाए हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल ये जो पॉम्प और स्प्लेंडर था, ये जो धूमधाम से वो लोग आ रहे थे, इसको देखकर अति प्रसन्न था, बहुत ज़्यादा खुश था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। भोली की जो बड़ी बहनें थी, उस समारोह, शादी समारोह में आई थी, वो लोग ये सब देखकर उससे ईर्ष्या कर रही थी। दे वर एनवियस ऑफ हर लक, उसकी किस्मत से ईर्ष्या कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." तो जब शुभ घड़ी आ गई तो पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को लाइए। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. तो भोली जो कि रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, दुल्हन वाले उसने वस्त्र पहने थे लाल रंग के। आपने देखा होगा शादियों में दुल्हन लाल ड्रेस पहनती हैं। उसे दुल्हन के स्थान पर ले जाया गया पवित्र अग्नि के नज़दीक। सेक्रेड मतलब क्या हुआ, पवित्र या पावन। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। तो गार्लैंड द ब्राइड मतलब दुल्हन को माला पहनाओ या वरमाला पहनाओ। उसके जो दोस्त थे उनमें से एक ने बिशंबर नाथ को कहा। द bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. The garland remained poised in his hands. The bride slowly pulled down the veil over her face. तो दूल्हा जो है वो माला को या हार को उठाता है जो कि पीले गेंदे के फूलों से बना था। एक महिला जो है वो दुल्हन के चेहरे से खिसकाती है, सरकाती है घूंघट को, जिसको यहाँ लिखा गया है वील। बिशंबर जल्दी से एक नज़र देख लेता है अपनी होने वाली पत्नी को। उसके हाथ में, जब वो उसका चेहरा देखता है भोली का, उसके बाद उसके हाथ में वो गार्लैंड जो है, वो वरमाला हाथी में रह जाती। इट रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। वो पहनाता नहीं है भोली को माला, उसके हाथी में वो रह जाती है। दुल्हन धीरे से घूंघट को अपने चेहरे पर वापस ले आती है खींचकर।
हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तुमने देखा उसे, बिशंबर ने कहा अपने दोस्त से जो उसके बगल में खड़ा था। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के धब्बे हैं, चेचक के निशान हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग ईदर, तो उसका दोस्त कहता है तो क्या हुआ, तुम भी तो यंग नहीं हो, तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। हो सकता है, मगर अगर मुझे उससे शादी करनी है तो उसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। तो अब वो दहेज मांग रहा है। जब उसे पता चल गया है कि जो ब्राइड है उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, तो अब इसका वो लाभ उठाना चाहता है और इसलिए वो सामने रख देगा शर्त 5,000 रुपए की। Ramlal went and placed his turban, his honor, at Bishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. रामलाल जाता है और अपनी पगड़ी, टर्बन मतलब पगड़ी, अपनी इज्जत पैर पर रख देता है। मेरा इस तरह अपमान मत करिए, 2,000 रुपये ले लीजिए। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। नहीं, 5,000 नहीं तो हम लौट जाएंगे, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो कृपा करके हमारे बारे में ज़रा सोचिए, अगर आप लौट जाएंगे तो मैं कभी भी गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, तो फिर 5,000 निकालो। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. तो चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तिजोरी खोलते हैं, नोट गिनते हैं, जो नोट की गड्डी है उसको जाकर दूल्हे के पैर पर रख देते हैं। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. तो बिशंबर के लालची चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ गई थी। उसने दांव खेला और जीत गया। मुझे वरमाला दो, उसने कहा। तो उसने क्या किया, उसने बोल के देखा कि 5,000 मांगता हूँ, देखता हूँ कि ये निकालेंगे कि नहीं। और चूंकि रामलाल को अपनी इज्जत जाने का डर हो गया था, तो फिर किसी भी हालत में लाने ही थे पैसे, तो वो लाकर दे दिए। और अब बिशंबर को लगा कि वाह, जो मुझे चाहिए था मिल गया। तो आगे भी अब ऐसा व्यक्ति जो है, जो एक बार उसने दांव खेला है, एक बार उसने चाल चली है, तो वो आगे भी तो इस तरीके के काम करता ही रहेगा ना, भले ही शादी हो भी जाए तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. एक बार फिर घूंघट सरकाया जाता है दुल्हन के चेहरे पर से, और इस बार उसकी आंखें नीची नहीं थी, यानी कि भोली नीचे नहीं देख रही थी, नज़र झुकाकर नहीं थी, वो ऊपर देख रही थी सीधे अपने होने वाले पति को। और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था और ना ही नफरत, बस तिरस्कार था बिशंबरनाथ के प्रति। यानी कि वो ऐसे बिशंबरनाथ को देख रही थी जैसे कि किसी बहुत नीच व्यक्ति को देख रही हो। बिशंबर raised the garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Bholi's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. तो बिशंबर ने माला उठाई दुल्हन के गले पर डालने के लिए, बट इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, भोली का हाथ बिजली की तरह आता है, झटकता है उस गार्लैंड को, और वो जा गिरती है आग में। ठीक है, गार्लैंड जा गिरती है आग में। भोली उठती है और फिर अपना घूंघट भी फेंक देती है। पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer.
तो वो कहती है पिताजी, और ये वो बहुत ही जोरदार आवाज में कहती है। जिस तरह से वो कहती है, पिताजी उसे सुनकर, उसके पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहनें, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोस वाले जो थे, वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो जरा भी बोलते समय अटकती नहीं है, हकलाती नहीं है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये भोली है, ये बिशंबर है, ये भोली के पिताजी रामलाल, और ये बाकी के वहाँ लोग हैं। आप इन्हें भी देख सकते हैं। बाकी सब जो है वो हैरान परेशान लग रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन है? Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, "So shameless, so ugly, and so shameless." रामलाल पर तो जैसे बिजली गिर गई थी, वो हक्के बक्के रह गए थे। जो मेहमान थे वो फुसफुसाने लगते हैं आपस में, कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत और कितनी बेशरम। भोली, आर यू क्रेजी? shouted रामलाल. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत. भोली, तुम पागल हो गई हो? जोर से अपनी बेटी को कहते हैं रामलाल। तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो? हमारी इज्जत के बारे में तो सोचो। For the sake of your इज्जत, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. तो आपकी इज्जत के खातिर, भोली कहती है, मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी करने को तैयार थी, लेकिन मैं ऐसे मतलबी, लालची, नीच, तुच्छ, डरपोक को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. कितनी बेशरम लड़की है। हम सबों ने सोचा था कि ये एक मूक गाय है जो कि कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। Bholi turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? तो भोली एकदम से पलटती है उस बूढ़ी महिला की तरफ, कहती है, हाँ आंटी, आप सही हैं। आप सब सोच रहे थे कि मैं एक मूक गाय हूं जो कुछ कह नहीं सकती, इसीलिए आप चाहते थे मुझे थमा देना, इस जीव को जिसका दिल ही नहीं है, जिसके पास दिल ही नहीं है। लेकिन अब वो मूक गाय, वो हकलाती मूर्ख बोल सकती है। आप और सुनना चाहेंगी? Bishambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. तो बिशंबरनाथ पंसारी वो वापस जाने लगा अपनी बारात के साथ, और वहाँ पे जो बैंड्समैन थे वो लोग कंफ्यूज्ड हो गए, सोच रहे थे कि सेरेमनी का शायद अंत हो रहा है, तो वो लोग क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे, जो विदाई के समय बजाते हैं वो गीत प्ले करने लगे। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. तो रामलाल जमीन में जमे रहे, उनका जो सर था झुका हुआ था दुख और शर्म के वजन से। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" तो पवित्र अग्नि की जो लपटें थी वो धीरे धीरे बुझ गईं। सब लोग वहाँ से चले गए। रामलाल भोली की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? अब तुमसे कोई भी विवाह नहीं करेगा। तुम्हारा अब हम क्या करें? And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" और सुलेखा उस आवाज में कहती है जो कि शांत और स्थिर थी, चिंता मत करिए पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी
और उसी स्कूल में, उसी विद्यालय में पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है। सही कह रही हूँ ना मैं मैम? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. तो इस पूरे वाक्य के दौरान, इस पूरे समय में उनकी टीचर जो थी वो कोने में खड़ी थी, ड्रामे को देख रही थी। जो ड्रामा वहाँ चल रहा था, बहसा बहसी, वो सब वो देख रही थी। भोली जब पूछती हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ वो सही है ना मैम, तो उनकी टीचर कहती हैं हाँ भोली, बिल्कुल। और उनकी टीचर की मुस्कुराती आँखों में रोशनी थी, चमक थी गहरे संतोष की, जो कि एक कलाकार महसूस करता है जब वह सोच रहा होता है, चिंतन कर रहा होता है कि उसका मास्टरपीस, उसका जो बेस्ट वर्क है वो पूरा हुआ कि नहीं। तो सुलेखा की जो टीचर थी, उन्हें काफ़ी संतोष महसूस हो रहा था ये देख करके कि उनकी भोली अब सुलेखा बन गई है। अब वो अपनी बात कहने से घबराती नहीं है। अब वो एक स्वर में जो कहना चाहती है, अपने मन की बात सबसे कह सकती है। कोई भी उसे डरा नहीं सकता और वो नहीं कर सकता जो भी भोली के लिए गलत हो। तो इस कहानी को लिखा था के अब्बास ने, और ये कहानी जो है बहुत प्रेरणादायी है और हमें ये सिखाती है कि अगर कोई परेशानी में है, अगर किसी को कोई शारीरिक पीड़ा है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके कष्टों को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए, उसके दुख को कम करने की चेष्टा करनी चाहिए, ना कि उसे बोझ समझना चाहिए। यहाँ पर चूँकि भोली की टीचर उसके साथ उसकी प्रेरणा स्रोत के रूप में बनी हुई थी बचपन से लेके बड़े होने तक, इसलिए भोली को हमेशा वो प्रोत्साहन मिलता रहा जो उसे चाहिए था एक परिपक्व इंसान बनने के लिए। सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम एक बच्चे के लिए उसके अभिभावक होते हैं, उसके माता पिता होते हैं। लेकिन जहाँ माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता बच्चों को, वहाँ पर क्या हो? तो वहाँ भोली की टीचर जैसे लोग जो हैं वो होते हैं समाज में, जो कि बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं, उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स फेस करवाते हैं और हमेशा उनके साथ बने रहते हैं, ताकि बच्चे कभी भी हार ना जाएं। एक बार जब बच्चे लड़ाई से गुजरते हैं और विजयी बन के बाहर निकलते हैं, तो वो भी समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो हमेशा आप दूसरे का सपोर्ट बनने की कोशिश करें, अपने दोस्तों का, अपने क्लासमेट्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने भाई बहनों का। इससे आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभरते हैं और दूसरे भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाते हैं आपकी मदद से। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।